हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राज पुरोहित। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की। आज उसको हम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कंप्लीट कर देंगे। कल हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या है। उसमें हमने कुछ रेशियोज भी देखे थे मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के। उसमें हमने देखा था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। उसमें से जो आज काम आने वाला है उसके बारे में मैं बात करता हूं। उसको डिटेल में अगर किसी को समझना है तो पीछे वाले वीडियो में जाके, कल के वीडियो में जाके देख सकता है। आज मैं बेसिकली दो तीन चीजें बता देता हूं जो हमारी आज काम आएगी। एक होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR होता है। वो क्या होता है? जो लोग विलिंग एंड एबल टू वर्क है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, दैट इज कॉल्ड दी LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। हमारी टोटल पॉपुलेशन अगर 1000 है, उसमें से 100 लोग विलिंग एंड एबल टू वर्क है इनटू 100 है, तो ये हमारा क्या हुआ? 10% इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ओवरऑल कि 10% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। ये मैंने आपको कल भी एग्जांपल के थ्रू बताया। एक हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। दूसरा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? या एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दोनों इस तरीके से निकाली जाती है कि जो भी आपकी लेबर फोर्स है, जो लेबर फोर्स मतलब जो विलिंग है एंड एबल टू वर्क है, उसमें से जो अनएम्प्लॉयड इनटू 100, तो ये आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगी। ओके। अगर अभी का एग्जांपल दे कि अगर 100 है हमारा लेबर फोर्स जो कि विलिंग एंड एबल टू वर्क है, टोटल पॉपुलेशन 1000 है उसमें से, और उसमें से अगर 10 लोग अनएम्प्लॉयड है, 90 लोग एम्प्लॉयड है, हमारी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी हो जाएगी? 10%। ओके। नाउ अब हम बात करते हैं ये अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर करने का जो सबसे रिलायबल सोर्स होता है NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे। NSSO करवाता है नेशनल सैंपल सर्वे। ये नेशनल सैंपल सर्वे के ऑफिस से मोस्ट रिलायबल टू डाटा कलेक्शन ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ये NSSO है, वो 3 मेथड अप्लाई करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट मेथड है यूजुअल स्टेटस, या इसको बोलते हैं UPSS, यूजुअल स्टेटस सर्वे भी बोलते हैं, या फिर UPSS बोलते हैं। ये यूजुअल स्टेटस सर्वे, इसमें है अगर हम प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी एक्टिविटीज, मैन एक्टिविटी और साइड पार्ट टाइम काम, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं UPSS। यूजुअल स्टेटस एक तरीका है जिससे वो मेजर करते हैं कि कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना नहीं है। अब आपको याद रखना है, यूजुअल स्टेटस में 1 ईयर का रेफरेंस पीरियड होता है। पिछले जब क्वेश्चन करते हैं वो लोगों से तो पूछते पिछले साल में आपने, एक साल में आपने कितने दिन काम किया। अगर उसने 30 डेज एक पूरे ईयर में आउट ऑफ 365 डेज में अगर 30 डेज उसको काम मिला है, उसका स्टेटस, यूजुअल स्टेटस क्या होगा? उसको एम्प्लॉयड बोला जाएगा। ओके। और अगर इसमें क्या होगा? आपका रेफरेंस पीरियड 1 ईयर का होगा, 30 डेज अगर एम्प्लॉयमेंट मिला है तो एम्प्लॉयड स्टेटस होगा, और 30 डेज से कम है तो अनएम्प्लॉयड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इंडिकेटर किसका होगा? क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि रेगुलर, भाई 30 डेज का भी अगर किसी को काम नहीं मिला है 1 ईयर में, दैट मीन्स वेरी क्रॉनिक और रेगुलर काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर। So usual status is always
द इंडिकेटर ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीनों के तीनों डिफरेंट स्टेटस है, डिफरेंट रेफरेंस ईयर है, और कहां उनको एम्प्लॉयड माना जाता है, ये मैंने इंपॉर्टेंट तीनों चीजें लिख दी है। अब नेक्स्ट है करंट वीकली स्टेटस। करंट वीकली स्टेटस, वो यूजुअल स्टेटस था, ये करंट वीकली स्टेटस है। करंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, करंट वीकली स्टेटस, रेफरेंस पीरियड इसका 7 डेज होता है। एक्टिविटी स्टेटस 1 आवर होता है। ओके, मतलब अगर 7 दिन में एक भाई साहब अगर 1 आवर का भी उसको काम मिला है लास्ट 7 डेज में, सो दैट विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉयड। सो इन करंट वीकली स्टेटस यानी 7 डेज का, इट कैन बी इंडिकेटर ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स अगर लीन सीजन है तो 7 डेज में 1 आवर्स का भी काम नहीं होगा। सो ये इंडिकेट करता है आपका सीजनल। ऊपर वाला क्या करता था, क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो यूजुअल स्टेटस सर्वे इज फॉर द क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेफरेंस पीरियड फॉर 1 ईयर, 30 डेज अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस। सेम अगर बात करें करंट वीकली स्टेटस में तो 7 डेज का रेफरेंस पीरियड है, 1 आवर का अगर उसको काम मिला है, दैट मीन्स ही और सी इज एम्प्लॉयड, और दिस इज द इंडिकेटर ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट थर्ड टाइप है करंट डेली स्टेटस। सो हमने पहले ईयर का देखा, फिर हमने वीक का देखा, अब हम डेली का देख रहे हैं। तो करंट डेली स्टेटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जनरली यूज करते हैं। सो इसमें भी रेफरेंस पीरियड 7 डेज का ही होता है, बट काउंट क्या किया जाता है लास्ट 7 डेज में। पहले तो हमने काउंट किया था 1 डेज का वर्क, नाउ इट विल काउंट एज ए आवर्स वर्क। सो करंट डेली स्टेटस बोलते हैं एक दिन में कितने घंटे उसने काम किया। सो 1 से 4 घंटे का अगर काम मिला है तो ½ डे एम्प्लॉयमेंट जनरली बोलते हैं। 8 आवर्स का फुल डे होता है वो एम्प्लॉयमेंट, सो ये हाफ डे का हो गया। 4 आवर्स से ज्यादा का हुआ है तो 1% डे। सो 7 डेज का ऐसे काउंट किया जाता है कि उसको 7 डेज में किसी दिन में हाफ मिला है, किसी दिन में फुल मिला है, किसी दिन में 0 मिला है। सो टोटल 7 में से 5 डेज उसको, मैंने जो कैलकुलेशन दी है एक एग्जांपल की, उसमें 5% डेज उसको एम्प्लॉयमेंट मिला है। सो 2% डेज वो अनएम्प्लॉयड रहा है। ओके, सो ये करंट डेली स्टेटस है, वो डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखता है, किस डिग्री का अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी 7 डेज में से 2 डेज है, वो आवर्स बेसिस पे उसकी डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखता है। तो तीनों का मैं आपको एकदम फिर से क्लियर कर देता हूं। यूएसएस, करंट वीकली एंड करंट डेली। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ये सीजनल की बात करता है, और ये आपका डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है। ओके, नेक्स्ट। अभी हम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको स्लोली आपको बताया है। अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इंडिया में 3 जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाले 3 मेन इकोनॉमिक सेक्टर है, एग्री है, इंडस्ट्री है एंड सर्विस है। सो अभी हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट में शेयर अराउंड 50% है। 50% लोग है एम्प्लॉयमेंट में, वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, बट उसका शेयर है जीडीपी में अराउंड 14%। यानी कि आपका जितना शेयर है उतना परसेंट का कम से कम काम होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए, बट लोग ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ आउटपुट कम है। यानी कि आपका मार्जिनल यूटिलिटी पर पर्सन इज 0। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्री का देखें तो एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 15% पीपल, 15% पीपल आर एम्प्लॉयड एंड शेयर है जीडीपी पे 21%। दैट इज ऑल्सो एनएमएलआई। सो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द पीपल यहाँ से यहाँ पे आने चाहिए। एंड इफ वी सी द सर्विस सेक्टर that is contributing in employment is 35% and the GDP contribution is 65%. So that is again the problem. So यहाँ पे एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। कहीं तो ऐसा है कि
आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डबल से ज्यादा है बट एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन कम है, कहीं आपका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है एंड एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है. सो दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, सो ट्रेंड इन इंडियन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये ट्रेंड का क्वेश्चन यूपीएससी ने पकड़ रखा है. इसने 2018, 19 एंड 20 तीनों साल में एक ट्रेंड का क्वेश्चन पक्का पूछा है. सो इस साल एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है कोविड की वजह से, तो इसका मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार ये ऐसा क्वेश्चन आए जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड से रिलेटेड हो. सो आई टेल यू, सीडीएस दिल्ली करंट स्टेटस के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की अगर बात की जाए इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं आपको इसमें थोड़ा सा टाइम देके आपको समझा देता हूं. एम्प्लॉयमेंट रेट पहले देख लेते हैं. एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इंडिया में 1983 से लेके 1984 तक जो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट था पर ईयर का वो 2.7% पर ईयर था, 7% पर एनम. अब आपका कहने का मतलब है कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए. तो लोगों को ये गलतफहमी होती है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद में जॉब का क्रिएशन ज्यादा हुआ. ऐसा नहीं है. 1983 टू 1994 बहुत हाईएस्ट ग्रोथ रेट था एम्प्लॉयमेंट का, दैट वाज 2.7%. एंड आफ्टर दिस 1994 टू 2000 दैट वाज, वो हाफ हो गया, 1.07 पर एनम. सो इट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि 1991 के बाद में आपका जीडीपी का ग्रोथ हो रहा था, जीडीपी का अच्छा भला ग्रोथ हुआ, बट आपका जॉब है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था. एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ कम होने लग गया, ग्रोथ रेट घट गया. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द जॉबलेस ग्रोथ. एंड आपका क्वेश्चन भी आ सकता है जॉबलेस ग्रोथ क्या है. आपकी जीडीपी बढ़ रही है बट जॉब का ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है. ग्रोथ हो रहा है बट वो रेट कम हो रहा है. पहले कितना था, 2.7, फिर हो गया 1.07 2000 तक, 1994 टू. एंड 2000 से एक बार फिर साइकिल ऊपर हुआ, 2000 टू 2004 वो था 2.62, काफी अच्छा वाला वापस से आ गया था 4 ईयर के लिए. फिर 2005 टू 2009 0.4% और डिक्रीज हुआ. सो इट इज गोइंग अप्स एंड डाउन. सो इट इज नॉट ए रेगुलर ट्रेंड. ओके, ना तो डाउन का रेगुलर ट्रेंड है ना आपका रेगुलर ट्रेंड है. सो आपको ये ध्यान रखना होगा. नेक्स्ट है 1980s, फोकस ऑन द जॉब क्रिएशन, क्योंकि वो आपका 2.7% के आसपास है. सो दैट वाज द हाईएस्ट. उसका वजह क्या था, गवर्नमेंट का फोकस था जॉब क्रिएशन पे, गवर्नमेंट अपना इन्वेस्टमेंट कर रही थी जॉब क्रिएशन पे. बट आफ्टर 1991 गवर्नमेंट अपने आप को श्रिंक किया, प्राइवेट सेक्टर को जॉब क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर घट गया, जिससे कि जॉब क्रिएशन कम हो गया. तो 2005 टू 2014 जॉब ग्रोथ वो था, वो भी 1% से कम है. सो इट इज क्रॉनिक इश्यू, रेगुलर इश्यू. जॉब ग्रोथ आफ्टर 2000 जॉब ग्रोथ कम होते जा रहा है. ओके, अब देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट. हमने बोला था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल आते हैं अपॉन द लेबर फोर्स इनटू 100. सो ये कितना है, पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था 1993 टू 94, क्योंकि वहां जॉब ग्रोथ कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा. ये बढ़ रहा है, देखिए आप 6% से 7.3 हो गया, एंड दैट इज 8.3. 9-10 में फिर 6.6. अभी बताया जा रहा है कि ये और काफी ऊपर चला गया है, एवर हाई हो गया, 10% के आसपास पहुंच गया है, एंड मोर देन दैट इन मेनी स्टेट्स. इसका वजह क्या है, ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स. आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ते जा रहा है. पहले 1000 में से 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, नाउ ये बढ़ते जा रहा है. अभी 1000 में से 200 हो गए. जैसे लेबर फोर्स है वो नई लेबर फोर्स ज्यादा आ रही है, यानी आपकी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, और वो भी यंग पॉपुलेशन है, वो बहुत हाई है, और जॉब ग्रोथ है आपकी वो हर साल कम होते जा रही है. दैट इज द रीजन ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट.
सो अगर आपको कोई पूछे कि हाई एम्प्लॉयमेंट का जॉब ग्रोथ कब है एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एज इट इंक्रीजिंग। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? हायर शेयर ऑफ यंगर प्रोडक्टिव एज ग्रुप, बच्चे और ओल्डर से ज्यादा हायर आपका यंगर ग्रुप है वो आपका ज्यादा है, सो वो बहुत ज्यादा है, दैट इज प्रोडक्टिव। डिपेंडेंसी रेशियो कम है, यानी कि बच्चे और ओल्ड का डिपेंडेंसी ऑन द यंगर पे बहुत कम है, यंगर एज फेज ज्यादा है, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। एक होता है डेमोग्राफिक इको, इसी के साथ में मैं आपको बता देता हूं। डेमोग्राफिक इको का मतलब होता है बुजुर्ग, डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाना। यहां पे डेमोग्राफिक इको भी कभी कभी पूछा जाता है। आपका डिविडेंड के बाद की सिचुएशन होती है जो कि अभी चाइना में आ रहा है, डेमोग्राफिक इको। सो ये टर्म आपको पूछी जा सकती है, आप ध्यान रखना। ये क्या होता है? बुजुर्ग बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ बुजुर्ग बढ़ जाते हैं, यंगर पे बुजुर्ग का डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाता है, यानी यंग के रेशियो में नंबर ऑफ बुजुर्ग है, ओल्डर पीपल है, वो बढ़ते जाते हैं। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक इको एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड। आप इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है आज, एंड चाइना डेमोग्राफिक इको की तरफ जा रहा है। अभी हम बात करते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो लेटेस्ट सर्वे में कुछ घटा है। उसका रीजन क्या है? रूरल एरिया में मेल है वो वैसा ही है, अर्बन एरिया में भी मेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो वैसा ही है, बट फीमेल में दोनों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कमी आई है। सो उसके हम रीजन देख लेते हैं। जैसे एजुकेशन में हायर एजुकेशन एनरोलमेंट हुआ है, जिससे कि रूरल फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हुआ है। चेंज इन हाउसहोल्ड की इनकम बढ़ी है, हाउसहोल्ड की इनकम बढ़ने से फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हुआ है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है, जिससे कि फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हुआ है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 2005 टू 2014 आपका क्या हुआ? डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट में कम होना इट्स गुड साइन। डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये काफी चिंता का, हमने पूरा देखा है कि 2005 टू 2015 लेस देन 0.4% का ग्रोथ हो रहा है जॉब का। इसका मतलब है सारे सेक्टर में जॉब का ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है, बट आपका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री में तो डिक्रीज हो ही रहा है। थोड़ा इंक्रीज हुआ है वो आपका सर्विस सेक्टर में हुआ है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है। ट्रेडिशनल जो सर्विस सेक्टर के लो एंड के और टेक इंटेंसिव जॉब क्रिएशन है वो आपके हो रहे हैं, जबकि मोर टेक इंटेंसिव और मॉडर्न मोर जीडीपी ग्रोथ वाले जॉब लेस क्रिएट हो रहे हैं। सो इनका जो लो एंड वाली टेक्नोलॉजी वाले जॉब है और उसमें है ना क्वालिटी ऑफ जॉब की इश्यू होती है। सो बेसिकली वो भी जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। सो अगेन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस इज ऑल्सो नॉट दैट क्वालिटेटिव। ओके, सो दैट इज ऑल आई टोल्ड यू। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है? जीडीपी आपकी बढ़ रही है बट आपका जॉब का ग्रोथ है वो घट रहा है। एंड ये आपको बताया गर्ल चाइल्ड स्पेशली लेबर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का कम होने का। सो दैट इज नो नेचुरल, वो तीनों चीज़ों से हो रहा है वो नेचुरल है, एंड दैट इज नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम। सीरियस प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपकी, उसके बारे में हम बात करते हैं। वो आपकी अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री एंड एग्री में आपका दोनों में घट रहा है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, बट आपका सर्विसेज में बढ़ रहा है, बट वो भी आपका लोअर एंड में बढ़ रहा है। सो दैट इज द इश्यू। ओके, वहाँ जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज है, लोअर एंड की टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ ज़्यादा प्रोग्रेसिव है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जनरली बोलते हैं 10 और मोर पीपल होते हैं, रजिस्टर्ड होता है, एंटरप्राइजेज होती है जिसमें हायर वेजेस होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज एग्री के होते हैं, टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज होती है। 85% 85 to 86% अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं। सो 2004-05 में नेशनल कमीशन ऑफ एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बना था, जो रिकमेंडेशन थी अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी। सो आपको याद रखना अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी किसके लिए थी? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो रिलेटेड थी। तो उन्होंने डिफाइन किया था इनफॉर्मल वर्कर
इनफॉर्मल वर्कर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर, एक तो वो हुआ, प्लस एम्प्लॉयड इन फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में है बट नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इनफॉर्मल, उसकी इनफॉर्मल नेचर है, फॉर्मल सेक्टर में होते हुए भी नेचर इनफॉर्मल है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। सो वो फॉर्मल है बट वो इनफॉर्मल जॉब है, उसका जॉब सिक्योर नहीं है, उसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। ओके, सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क, सो ये 2004-05 में 91.2% था और 2009-10 में 92। सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क इज इंक्रीजिंग। रीजन बिहाइंड द इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 1980-81 के बाद में डिसकंटिन्यू ग्रोथ हुई 3 फेजेज में, 83 to 88, 1990-97, 2003 2008 और इवन योर 2017 to 2011 to 12 to 2017 तक। सो ये अलग अलग पीस एंड बिट्स में हो रही है, रेगुलर कंटिन्यूस ग्रोथ नहीं हो रही, और जो हो रही है वो कैपिटल इंटेंसिव है, बड़ी कंपनीज बड़े एंटरप्राइजेस हो रहे, बट लोग स्मॉल मीडियम साइजेस को नहीं हो रहा। लेबर इंटेंसिव आपको नीड है ग्रोथ की, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की, लेबर इंटेंसिव सेक्टर की, अलाइड सेक्टर की, स्किल डेवलपमेंट का इश्यू है, जैसे IITs वगैरह बहुत कम है, लिमिटेड है, अप्रेंटिस है, वो लर्निंग बाय डूइंग प्रोग्राम है, उनकी जरूरत है। अभी जैसे ट्यूलिप वगैरह का सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, सो दे आर वर्किंग ऑन इट। रिजिडिटी इन द लेबर लॉज में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लॉज है, उसमें 100+ लेबर होंगे तो उसको रजिस्टर होगी, उसमें आपको रिट्रेंचमेंट के इश्यू है, बहुत सारे इश्यूज है। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ज्यादातर कंपनी आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स को ले रहे हैं, इवन गवर्नमेंट सेक्टर, दैट इज अगेन इश्यू। सो लेबर फोर्स रिफॉर्म इसका सोल्यूशन है, बट ओनली लेबर फोर्स रिफॉर्म क्या करेगा, आपका फॉर्मलाइज सेक्टर में यूजफुल है। इनफॉर्मलाइज सेक्टर में अगेन इश्यू है, क्योंकि 80 to 90% आपका इनफॉर्मलाइज सेक्टर है। हमने बात किया अगर टोटल जोड़े तो 92% के आसपास इनफॉर्मलाइज वर्कर है, इनफॉर्मल वर्कर है। ओनली ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री विल बेनिफिट फ्रॉम द लेबर रिफॉर्म्स। सो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा, उनको मार्केट अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द रोड एंड इलेक्ट्रिसिटी, मुद्रा लाया है क्रेडिट के लिए जो कि इनफॉर्मल सेक्टर को देता है, एंड लैक ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लाया है अपना, और भी बहुत सारे हेल्प कर रहा है जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू। ये हमारा खत्म हुआ, इसके बाद में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉवर्टी। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए जो, एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिले और मुझे भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।